क्या चल रहा था हमारा लास्ट टाइम बेटा, लास्ट फिजिक्स का लेक्चर? थोड़ा सा इसको रिकॉल करते हैं हम और फिर आगे चलेंगे। चैप्टर नंबर 3 था और चैप्टर नंबर 3 में हम बेसिक टर्मिनोलॉजी सीख चुके थे, डिस्कस कर चुके थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। और उसके बाद हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात की थी। और इक्वेशन ऑफ मोशन में ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूँ ये हम ड्राइव कर चुके हैं। वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तमाम चीज़ें बता दी थी। वी एफ वी आई को लिखना किस तरीके से। फिर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी मैंने ड्राइव करवा दी थी आपको, जो कि आपके पास होती है क्या, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आज बेटा हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में बेटा कोई भी इक्वेशन आपको ड्राइव करनी हो तो सबसे पहले आप कंसीडर करते हो। कंसीडर क्या करते हो? जैसे यहाँ पे वर्डिंग लिखी हुई है तो ये जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपके पास वर्डिंग लिखी हुई है ना, यही आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी लिखनी है, क्योंकि वही सारी कंसिडरेशन है। डिस्टेंस एस कवर हो रहा है, टाइम टी है, वी एफ वी आई। तो अगर इसको अभी कॉपी कर सकते हो मेरे सामने 2 मिनट के अंदर तो इसको कर लो, कर लोगे ना? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की जो वर्डिंग है वही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेडिंग के नीचे कॉपी कर लो। फिर मैं इसका वर्क करवाता हूँ कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कैसे करते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे आप अभी। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेडिंग के नीचे बेटा ये तमाम ये जो वर्डिंग हमने लिखी थी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, वो बेटा जल्दी से कॉपी कर लो। फिर मैं इसकी आपको कैलकुलेशन करवाता हूँ। और ये तमाम इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये तमाम इक्वेशन न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी आपको। हमारी इस बुक के अंदर 13 न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज के अंदर, बाकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके न्यूमेरिकल जाहिर सी बातें इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आते हैं। और बेटा इन तीनों इक्वेशन में से ड्राइव करने को भी आपके पास आती है। तीनों इक्वेशन ही आपने करनी है, तैयारी तीनों इक्वेशंस की करनी है। लेकिन बताता चलूं कि सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आती आती भी दिखाई दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फर्स्ट इक्वेशन को छोड़ दें। आपने उसकी डेरिवेशन की भी तैयारी करनी है और आपने उसके फॉर्मूले को भी याद रखना है ताकि आप न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर सकें। छोड़ना कुछ नहीं है आपने। आ रही है बात समझ में? जब ये कॉपी कर रहे हैं आप तो बता दीजिएगा चैट बॉक्स में। कर लिया? ओके, पहले से भी लिखा हुआ होगा आपके पास। सेकेंड इक्वेशन में काम कॉपी किया था आपने। अब बेटा डिस्क्रिप्शन देने के बाद इसका जो स्टार्ट होता है हमारे पास वो इक्वेशन नंबर 1 से लेते हैं। ठीक है, बताता चलूं कि सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में फर्क ये है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करके हमने बेटा एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जिसके अंदर हमारे पास टाइम आ रहा होता है, टाइम है ना इसके अंदर। लेकिन बेटा जो थर्ड इक्वेशन है हमारी, उसके अंदर हमें वी एफ और एस का रिलेशन बनाना होता है, उसमें हमारे पास टाइम नहीं होता। हम इसको स्टार्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। जो इसकी लॉजिक है वो इक्वेशन नंबर 1 से बनती है। तो ये मैं आपको करवा रहा हूं यहाँ पे। हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, जो आपने लिखा है उसके नीचे से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सही है, रेफरेंस दे रहे हैं बेटा। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। बहुत धीमे लहजे में चल रहा हूं बेटा ताकि आपको एक एक बात समझ में आए और बहुत ध्यान से इसे देखते रहिएगा।
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर रहे हैं तो हमने उसका रेफरेंस दे दिया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हम इसकी करने जा रहे हैं स्क्वायरिंग, इसको मजीद खोलने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा वी एफ का स्क्वायर और राइट पर हो जाएगा वी आई प्लस ए टी का स्क्वायर। लेफ्ट पर अगर आप देखो तो लेफ्ट पर तो ये स्क्वायर खुलेगा वी एफ के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, वी एफ स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे कहते हैं सर स्क्वायर खुलेगा तो वी पर भी आएगा एफ पर भी आएगा। मैं कहता हूं नहीं बेटा, ये वी एफ पूरा एक सिंबल है, वी सिंबल है, वी सिंबल यहाँ यूज हो रहा है, उसके नीचे छोटा सा एफ बना हुआ है, ठीक है, ये एफ अलग से सिंबल नहीं है, ये बात अपने जहन में रखिएगा, ये एक ही है पूरा। तो वी एफ के ऊपर स्क्वायर लगेगा खोल के। राइट हैंड साइड पर क्या होगा ये आप बताएंगे। राइट हैंड साइड पर वी आई प्लस ए टी का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या इसको ऐसे करते हैं कि ब्रैकेट खोल के दोनों पे स्क्वायर लगा दें या फिर कोई और चीज होती है। अगर वी आई और ए टी मल्टीप्लाई हो रहे होते तो हम स्क्वायर खोल के सब पे लगा देते, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ये प्लस हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, मैथ्स में आप बहुत यूज कर रहे हैं आजकल, ये अभी 2.8 में भी आपने यूज किया बाय यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है बेटा, मतलब क्या हुआ, ए की जगह आपके पास क्या लिखा हुआ है वी आई और बी की जगह ए टी, तो जहां ए है फॉर्मूले में उस ए की जगह आप वी आई पुट करेंगे और फॉर्मूले में जहां बी है उसकी जगह आप ए टी पुट करेंगे, ठीक है। चलें अब पहले लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड करते हैं, वी एफ का स्क्वायर वी एफ स्क्वायर के बराबर होगा, तो यहां लिख दिया वी एफ स्क्वायर इक्वल टू, राइट पर देखें तो फॉर्मूला लग रहा है और आपको पता है मेरी आदत है मैं फॉर्मूला पहले ब्रैकेट की फॉर्म में लिखता हूं और आपको भी यही रिकमेंड करूंगा। तो फॉर्मूला है ए स्क्वायर, मैंने ब्रैकेट लिख लिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है, ए की जगह क्या है हमारे पास वी आई, ए की जगह हमने पुट कर दिया वी आई, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए और बी दोनों की वैल्यूज आएंगी, ए की वैल्यू वी आई है, बी की वैल्यू ए टी है, तो ये हो जाएगा वी आई और ए टी, वी आई और ए टी। फिर बेटा लिखा हुआ है प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू ए टी है तो यहां पर लिख देंगे ए टी, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। बेटा कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, मेरी बात समझ में आ रही है। अब वी एफ का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा बेटा, जिस तरह हमने ब्रैकेट खोल के वी एफ के ऊपर स्क्वायर लगाया था यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह ब्रैकेट खोल के वी आई पे स्क्वायर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा वी आई स्क्वायर प्लस, अब ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, 2 VI AT, तो इनको एक साथ लिख देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे इनका, बताया हुआ है ना आपको कि अगर ब्रैकेट ना भी लगाएं तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस बेटा ये स्क्वायर खुलेगा तो दोनों पर आएगा, ये दो अलग अलग हैं ए और टी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब जरा आप थोड़ा सा अगर गौर करें बेटा, तो यहां पर किसी फॉर्मूले से मिलती जुलती चीज बन रही है, किसी फॉर्मूले से मिलती जुलती चीज बन रही है। आपकी मुश्किल को थोड़ा सा आसान कर देता हूं बेटा, ये यहां पर प्लस का वी आई स्क्वायर है, ऐसा ही है, अगर मैं इसको उठाकर लेफ्ट पर ले जाऊं तो लेफ्ट पे जाके माइनस का हो जाएगा, यूं हो जाएगा, ये वी एफ स्क्वायर लिखा हुआ था प्लस का वी आई स्क्वायर मैं लेफ्ट पर लेके आ रहा हूं तो लेफ्ट पे आके हो जाएगा माइनस का वी आई स्क्वायर, और राइट पे बचेगा क्या, राइट पे बचेगा 2 VI AT प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। सही है, अब मुझे बताएं ये जो राइट पर आ रहा है बेटा 2 VI AT प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये इसको देख के क्या बोलेंगे आप, ये किसी फॉर्मूले से मिलते जुलता है, किसी इक्वेशन से मिलता जुलता है क्या, किस चीज से मिलता जुलता है बेटा बताओ।
बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की है हमने लास्ट टाइम, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ रेफरेंस के लिए, फिर मैं इसको मिटा दूंगा यहाँ से, इसको गौर से देखिएगा। वो इक्वेशन ये है, S इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपने ड्राइव किया है, सबको याद होना चाहिए। बेटा इसकी राइट हैंड साइड देखो खाली क्या है, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इसमें वी आई टी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ किससे मिलता जुलता है, वी आई टी आ रहा है पहली टर्म में यहाँ पर, मगर क्या चीज एक्स्ट्रा है आपके पास, कुछ एक्स्ट्रा भी है जो नहीं होना चाहिए था, और वो एक्स्ट्रा क्या है आप देख सकते हैं, टू और ए, टू और ए एक्स्ट्रा है। अगर ये टू और ए हट जाए तो ये वी आई टी बन जाएगा यहाँ पर, प्लस ऐसे ही है। फिर उसके बाद हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर हाफ नहीं है, ए तो है लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर है और टी स्क्वायर ऐसी है, यानी यहाँ पे क्या मिस्टेक है दूसरी टर्म में, दूसरी टर्म के अंदर टी स्क्वायर तो एज इट इज है, लेकिन ए होना चाहिए था, एक ए ज्यादा है, और 1/2 होना चाहिए था जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। बेटा समझ रहे हो मेरी बात को, किस चीज की कमी है? तो अब देखो, अगर ये किसी तरह से, मेरा जुमला सुनना गौर से, अगर ये किसी तरह से वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बन जाए राइट हैंड साइड पर, तो उसका फायदा हमें क्या होगा, उसका फायदा हमें ये होगा कि हम इसकी जगह एस पुट कर सकेंगे, हमारी इक्वेशन बेटा श्रिंक हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, अभी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हैं, फिर आसान हो जाएगी। ठीक है, अब देखो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर को मैंने छोड़ दिया ऐसी, बेटा यहां मैं कुछ करने लगा हूं, टू वी आई ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर लिखा हुआ था, मैंने उससे पहले लिख दिया 2/2, और ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर ऐसे ही रहा। अब मुझे बताओ क्या ये सही किया है मैंने इस तरह 2/2 लिख के, या ये गलत है, अकल तस्लीम करती है या नहीं? अपने पास से 2/2 लिख दिया इस टर्म के साथ, नहीं बनती लॉजिक? ओके, बाकी लोगों की क्या राय है, मैं सबकी राय लूंगा पहले, फिर मैं आपको इसका प्रूफ बता दूंगा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ऑथेंटिक बात की है नूरुल हैन आपने, इसीलिए तो लिखा है मैंने बेटा यहाँ पे, इसी फैक्ट को मद्देनजर रखते हुए। बेटा मैथमेटिक्स का रूल है, आप किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा सकते हैं सेम नंबर से। यानी अगर मिसाल के तौर पर ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर लिखा हुआ था, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवाया, मैं चाहता तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड भी करवा सकता था। सेम नंबर होने चाहिए, तो अलाउ है मैथ्स में, आप ऐसे नहीं लिख सकते 3/5 4/9, इस तरह नहीं लिख सकते, ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा सकते हैं। क्यों करवा सकते हैं बेटा? अगर कोई बोलता है कि ये गलत है, लॉजिक नहीं बनती, तो देखो ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वापस यही चीज आ जाएगी, आ जाएगी क्या नहीं? तो अगर मैथ्स में कभी जरूरत पड़े तो आप किसी भी टर्म को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवाया है, क्योंकि ये कैंसिल होकर आपको वापस वही देगा। बताओ समझ में आई है बात कि ये लॉजिक करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है? इज इट क्लियर? ठीक है मरियम बेटा, क्लियर हुई बात? अच्छा, अब सवाल है कि इससे फर्क क्या पड़ेगा, मैं अभी बताता हूं बेटा, बस आपको, मुझे आप 2 मिनट दें, पहले आप ये क्लियर करें कि ये डन है। सर जी हम मान गए, हमने तस्लीम कर लिया ये वाला रूल। वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इक्वल टू, अब बेटा ये दोनों टर्म्स देखो जरा आप, ये दोनों टर्म्स देखो, यहाँ पर फ्रैक्शन आ रही है, यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं है,
इसका मतलब है 2vi80 के नीचे क्या होगा, 1 होगा। जो हमें नजर नहीं आ रहा वो मैं आपको समझाने के लिए येलो कलर से लिख देता हूँ यहाँ पे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब बेटा जब फ्रैक्शन होती है ना, और फ्रैक्शन में आप कॉमन निकाल रहे हो, तो ऊपर वाले में से ऊपर वाला कॉमन निकलता है, नीचे से नीचे वाला। अब मुझे बताओ इन दोनों टर्म्स में 2vi80 और 2/2a²t², इसमें कॉमन क्या है? कॉमन क्या है इसके अंदर? ये दो टर्म्स, 2 कॉमन है, 2 यहां पर भी है, देखो 2 ऊपर भी लिखा हुआ है। मैंने कहा ऊपर वाले से ऊपर वाला कॉमन लेते हैं। ये लो बेटा 2 कॉमन निकाल लिया। और शाबाश, और बताओ और क्या कॉमन है? एक 2 कॉमन निकल गया, और बेटा ए भी कॉमन है। देखो यहां पर ए की तादाद 1 है और यहां पर ए की तादाद 2 है, तो एक ए तो दोनों के पास है, एक ए कॉमन निकल जाएगा, निकल गया। इसी तरह बेटा यहां पर टी की तादाद 1 है और यहां पर टी की तादाद 2 है, तो बेटा एक टी कॉमन आ रहा है, वो एक टी कॉमन निकाल लेंगे हम। तो कितनी चीजें कॉमन आ गई हमारे पास, 2 ए और टी। अब जब कॉमन निकाल लेते हैं तो फिर ब्रैकेट के अंदर वो लिखते हैं जो आपके पास बच गया हो। सही है। अब जरा गौर कीजिएगा इसके ऊपर, मैं बताने लगा हूं आपको। बेटा पहली टर्म में आपके पास, एक मिनट, पहली टर्म में आपके पास 2 ए और टी कॉमन आ चुका है, 2 ए और टी बाहर निकाल चुके हैं, क्या बचेगा? सिर्फ 2a कॉमन निकाल चुके हैं, तो बचेगा क्या फर्स्ट टर्म में? सिर्फ और सिर्फ vi बचेगा। तो यहां पर हमने लिख दिया vi प्लस, बेटा इस टर्म से क्या कॉमन आ चुका है? ऊपर वाला 2 कॉमन आ चुका है, एक a कॉमन आ चुका है, एक t कॉमन आ चुका है। एक t कॉमन आने का मतलब है बेटा अब यहां t कितने बचेंगे? एक a बाहर आने का मतलब है यहां a कितने बचेंगे? एक। और ऊपर वाला 2 कॉमन आने का मतलब है यहाँ क्या बचेगा? 1। जब पूरी टर्म कॉमन आ जाए तो उसकी जगह 1 बचता है। तो बेटा इसको ऐसे लिखेंगे, ये जो आपके पास 2 था ऊपर वाला, ये तो चला गया, तो इसकी जगह अब क्या बचेगा? 1। अपॉन वाला 2 अपनी जगह बरकरार रहेगा, ये कॉमन नहीं आया है। 2 ए थे जिनमें से एक ए बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ कितने ए बचेंगे? एक ए बचेगा। 2 टी थे जिसमें से एक टी बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ कितना बचेगा? एक टी। ऐसा ही होगा, ऐसा होगा कि नहीं? हाँ जी, सही है। यहां तक सबको बात क्लियर है? अच्छा, अब मेरा एक सवाल है बेटा, मैं इसको बड़े डीप में जाके इसलिए समझा रहा होता हूँ कि आपको हर चीज क्लियर हो जाए, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब मुझे जरा बताओ, एक मिनट, ये मेरे पास एक विंडो आ रही है जिसकी वजह से नजर नहीं आ रहा है। आई थिंक नीचे की लाइन नजर आ रही है आपको? चलो अब मुझे बताओ, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अब नजर आ रही होगी? अब फिर गई। अच्छा, चले मैं दोबारा लिख देता हूँ ये नेक्स्ट पेज पे, फिर आप लोग देख लीजिएगा। ये है vf² माइनस vi² इक्वल टू 2vi80 प्लस 2/2 2vi80 प्लस 2/2 a²t²। ठीक है, ये हम यहां से रिमूव कर देते हैं। अब दोबारा देखिएगा, मैंने टी भी कॉमन निकाला था ना, यहां से टी कॉमन निकाला था, ए भी कॉमन निकाला था, टी भी कॉमन निकाला था। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूं इसमें, दोबारा से देखें स्टेप, अच्छा है स्टेप भी पक्का हो जाएगा आपका। बेटा दोनों में क्या कॉमन है? अभी हमने निकाला 2, और इसके अलावा क्या कॉमन है? ए कॉमन एक, अभी बताया था, ए निकाल लिया। टी भी कॉमन एक, बट टी मैं नहीं निकाल रहा, पिछले स्टेप में मैंने निकाल लिया था पहले, लेकिन मैं नहीं निकाल रहा किसी वजह से। ठीक है, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, सिर्फ 2 ए कॉमन निकाला है। अब मुझे आप लोग बताएंगे बच क्या रहा है अंदर, शाबाश।
अब सिर्फ आपसे सुनना चाहता हूं मैं। 2a कॉमन निकाला है यहां से, 2 और a बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा? टाइप करें जल्दी से, VIT। 2 और a कॉमन निकाला है खाली, तो बेटा VI और t बचेगा ना। 2 बाहर, a बाहर, तो क्या बच रहा है पहली टर्म में? VIT प्लस यहां से 2 बाहर आ गया, तो ऊपर क्या बचेगा? 1/2। यहां से एक ए कॉमन आ चुका है, 2 ए थे, एक ए कॉमन आ चुका है, तो कितने ए बचेंगे? एक ए बचेगा। और टी स्क्वायर अपनी जगह ऐसे ही मौजूद है। टी को कॉमन नहीं निकाल रहा है, अभी टी को कॉमन निकाल लिया था, टी को कॉमन नहीं निकाल रहा है, उसको निकालने का कोई फायदा नहीं है। अब मुझे बताएं, कॉमन निकालने के बाद ये जो वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको कहीं देखा है आपने? कहीं देखा है? और कभी देखा है आपने? यस, इट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस S इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब समझ में आया कि ये काम क्यों किया था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। बच्चे पूछ रहे थे सर इसका फायदा क्या होगा? बेटा अब ये फायदा होगा कि जो वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा हुआ है, ये नहीं लिखेंगे, अब इसकी जगह क्या लिख देंगे? जस्ट एस लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन यू बनेगी, वी एफ स्क्वायर, मैं यहां लिख देता हूं आगे ताकि आपको नजर आ जाए, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इक्वल टू 2a, और इस पूरे ब्रैकेट की जगह क्या लिख देंगे अब? s। बेटा ये जो इक्वेशन आपके पास बनी है, इसको कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे दिस इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पे आके ये डेरिवेशन कंप्लीट हुई और तीनों इक्वेशन की डेरिवेशन कंप्लीट हो गई है। बताइए समझ में आई बात? मुश्किल तो नहीं लगी कोई चीज इसमें? हाँ बेटा, मैथ्स का टच आने से मजा आया। मैं बताते चलूं, मैं एक जुमला कहता हूं हमेशा कि मैथमेटिक्स जो है ना वो फिजिक्स की रूह है। फिजिक्स जिंदा नहीं रह सकती जब तक उसके अंदर मैथ्स ना हो। फिजिक्स जिस्म है और मैथ्स उसकी रूह है। तो मैथ्स हर जगह आएगी इसमें। अभी आप न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें इतना एंजॉय करेंगे आप लोग। ठीक है, तो लिंक है आपस में, तो इंशाल्लाह आगे भी बहुत मजा आएगा इसके अंदर। ठीक है, अगर आप लोग सीखने के मुतमन्नी होंगे, आप लोग सीखने के लिए विलिंग होंगे ना, तो फिर मैं और इंटरेस्टिंग चीजें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, डिपेंड करता है स्टूडेंट पर भी। तो आपका इंटरेस्ट देखते हुए फिर मेरा भी दिल चाहेगा कि मैं और चीजें बताऊं। तो बहुत अच्छा आगे का कोर्स आपको लगेगा इंशाल्लाह। जैसे अब ये इंटरेस्ट डेवलप होना और स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि चीजें अब इंटरेस्टिंग आ रही हैं, मैथमेटिकल चीजें ज्यादा आ रही हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी। यहाँ पर मैं एक बात बेटा वाजे करता चलूं, आगे बढ़ने से पहले। सुन रहे हो मेरी बात? मेरी ना कोशिश होती है बेटा कि ये फिजिक्स मैथ तो ठीक है मेरे पसंदीदा हैं, मैं पढ़ाता हूँ इनको। मेरी कोशिश होती है मैं ट्रेन करना, मतलब ट्रेन करने का शौक रखता हूँ, और मैं बीच बीच में ना जब फिजिकल क्लासेस आप होंगी तो आपको ज्यादा अंदाजा होगा कि मैं चीजें डिफरेंट बताता रहता हूँ बच्चों को। मैं तरबियत पे जोर देने वाला इंसान हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोर्स से हटके कुछ चीजें हों। ये करिकुलम का छोटा सा पार्ट है जो आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये फिजिक्स मैथ टीचिंग इज समथिंग वेरी डिफरेंट।
सो मेरी ख्वाहिश हमेशा से रही और मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ क्लासों में कि मैं गलत बातों पर टोक भी रहा होता हूँ, समझा भी रहा होता हूँ, इसलाह कर रहा होता हूँ, ठीक है। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं कोई अच्छी बात आपको समझा दूँ। अच्छा, सबसे पहली चीज जो मुझे लगती है कामयाबी के लिए, वो है वक्त की पाबंदी। अगर आप अपनी कमिटमेंट पर पूरा नहीं उतरते, आप किसी को वक्त देते हैं और आप कहते हैं कि 2 बजे मेरी मीटिंग है आपके साथ और आप 3 बजे पहुंच रहे हैं, तो आप गैर जिम्मेदार होने का सबूत दे रहे हैं, ठीक है। मेरी आदत रही, मैं कहीं भी जाता हूँ पढ़ाने, ठीक है, तो मैं अगर 5 बजे क्लास है तो मैं 4:45 वहां मौजूद होता हूँ, क्योंकि मुझे फिक्र होती है पहले से। मैं घर में तैयारी कर रहा होता हूँ, ठीक है, मैं जो है वो तमाम चीजें अपनी रख रहा होता हूँ कि आज मुझे ये लेकर जाना है कि नहीं लेके जाना है, मेरे पास ये होना चाहिए। ये जिम्मेदारी होती है, ये अपने प्रोफेशन से, अपने काम से मोहब्बत होती है। तो बेटा स्टूडेंट का भी ये काम है। स्टूडेंट का काम क्या है? स्टूडेंट के लिए भी कामयाबी के लिए सबसे पहली सीढ़ी वक्त की पाबंदी है, फिर मेहनत तो उसके बाद आती है। पहले वक्त की पाबंदी करें, क्लास अगर 1:30 बजे है तो 1:30 बजे ही यहाँ मौजूद हों। और मैं अप्रिशिएट करूंगा उन बच्चों को जो पहले से मौजूद होते हैं यहाँ पर। अगर मैं 125 पे या 120 पे लॉग इन कर लेता हूँ कभी, तो वो यहाँ पर मौजूद होते हैं और वो वेट कर रहे होते हैं क्लास का। और 1:30 होते ही वो परेशान होना स्टार्ट हो जाते हैं कि सर आपकी तो आवाज नहीं आ रही। फिर मैं कहता हूँ मैंने तो बोलना ही शुरू नहीं किया अभी। सही है। तो अब अक्सर औकात ऐसा हो रहा है कि जब 1:30 होते हैं तो 8 या 9 स्टूडेंट होते हैं, कोई 15 मिनट के बाद आ रहा है, कोई 10 मिनट के बाद आ रहा है, जैसे अभी भी आधे घंटे के बाद आए एक स्टूडेंट। तो ये गलत है बहुत। आधे घंटे के बाद आने के बाद फिर आप पूछें एक दूसरे से कि क्या चल रहा है, तो नहीं होता बेटा, इस तरह नहीं होता। वक्त देना पड़ता है स्टडी को, जरा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा आपको। और जो लोग वक्त पर नहीं आ रहा है वो वक्त पर आएंगे, मुझे उम्मीद है आज के बाद से, ठीक है, वरना लॉस आपका है। देखें, ठीक है, मैं सिर्फ आप लोगों के फायदे के लिए कह रहा हूँ ये बात, और आपको इसको समझना होगा। मेरा क्या फायदा है, अच्छा मुझे बताएं इसमें। मैं तो पढ़ चुका ना ये, ठीक है, मेरा तो कब का मैट्रिक का भी रिजल्ट आ चुका, मेरा तो कब का इंटर का भी रिजल्ट आ चुका, ठीक है, मैंने तो यूनिवर्सिटी लाइफ भी गुजार ली, ठीक है। मेरा क्या फायदा है? मेरा फायदा ये है कि आप किसी मकाम पे पहुंचेंगे तो मुझे खुशी होगी, ठीक है, कि मेरे साथ थे, मेरी कस्टडी में थे, तो ये किसी जगह पहुंच गए, मुझे खुशी होगी, टीचर को खुशी होती है। हम आपको कुछ बनाने के लिए बैठे हुए, ठीक है। वरना क्या है, कोर्स तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोर्स जो है वो कंप्लीट करवाना भी आता है और कोर्स पढ़ाना भी आता है मुझे, ठीक है। एक होता है खाली कंप्लीट करवा देना, लोग करवा रहे होते हैं क्रैश कोर्स, ठीक है। क्यों करवाएं भाई, क्रैश कर दें आपको उसके अंदर? नहीं ना, हर चीज तरीके से हो रही है, बहुत ही बेहतरीन वे में हो रही है, प्रॉपर वे में हो रही है, तो आप उसका फायदा उठाएं बेटा। एंड फिजिकल क्लासेस भी जब स्टार्ट हो जाएंगी, जब भी यही चीजें मैं आपको समझाता रहूंगा, ठीक है। वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है। आई होप आप लोग नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखोगे, ठीक है। अच्छा नहीं लगता ना कि अब आप यहाँ पर आए और हम आपको रिमूव कर दें, फिर तो आप वो कनेक्ट नहीं कर सकेंगे दोबारा। सही है। सो इन बातों को जहन में रखा करें अपने। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक पे मैं आ रहा हूँ। ये 3 इक्वेशन थी, इनकी डेरिवेशन अब आपने बना लेनी है, तैयारी कर लेनी है, पेपर में आती है, बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेटा है मोशन अंडर ग्रेविटी। बेटा अभी तक हम जो मोशन की बात कर रहे थे, मूवमेंट की बात कर रहे थे, हमने मोशन की डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ी हैं। और वो टाइप्स क्या थी बेटा? एक मोशन मैंने आपको बताया रोटेटरी मोशन था, एक ऑक्सीलरेटरी मोशन था, एक लीनियर मोशन था जो स्ट्रेट लाइन पे हो रहा था। बेटा कोई भी मोशन ऐसा नहीं था कि जिसको मैं बोलूं कि भाई मैं इसमें कोई हाइट कवर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसमें कोई हाइट कवर कर रहा हूँ। ऑक्सीलरेटरी मोशन में थोड़ी सी कवर होती है, लेकिन आ, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि जिससे मैं बोलूं कि भाई जमीन से उठकर कोई चीज ऊपर जा रही है या ऊपर से कोई चीज नीचे फेंकी जा रही है। अभी तक बात की ऐसे मोशन की जो नीचे हो रहा हो, नीचे सरफेस पे, ऐसा ही है। लेकिन अब हम बात करने लगे हैं बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी की। हाँ, नूरुल एंड डिस्टेंस कवर हो रहा था उसमें। अच्छा, ऑक्सीलेटरी मोशन की अगर बात करूं ना बेटा, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं एक चीज। ऑक्सीलेटरी मोशन में बॉडी अर्थ से थोड़ा सा उठती है, ऊपर उठती है ना, पेंडुलम हिलता है जब, वो जो मैंने आपको बताया था, घड़ी की मिसाल दी थी, उसमें पेंडुलम लगा हुआ था, तो वो थोड़ी सी हाइट कवर करता है, वहां ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आता है। वो फिर मैं आगे जाके कवर करूंगा इस चीज को, बट मेनली लीनियर मोशन था, डिस्टेंस कवर हो रहा था उसमें, हाइट कवर नहीं हो रही थी। डिस्टेंस और हाइट में डिफरेंस है। तो बेटा अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी आया है, तो इसको सुनकर ही, नाम सुनकर ही पता चल रहा है कि ऐसा मोशन जो ग्रेविटी के जेर असर हो रहा होगा, यानी ऐसा मोशन
बॉडी इस तरह मूव कर रही होगी कि उस पर ग्रेविटी अप्लाई हो रही होगी। बच्चों पहले तो ग्रेविटी बता दो मुझे, ग्रेविटी क्या है? व्हाट इज ग्रेविटी? यस, व्हाट इज ग्रेविटी? जो आपके जहन में उसकी डेफिनेशन है वो आप मुझे बता दें कि सर जी ये मैंने सोचा हुआ है, ये हो सकती है। व्हाट इज ग्रेविटी? हाँ बिल्कुल सही कह रही है सना। बेटा आपने देखा होगा कि हम जब किसी ऑब्जेक्ट को, मिसाल के तौर पर बॉल को भी अगर हवा में उछालते हैं ना ऊपर की तरफ, तो बेटा वो नीचे ही आती है। कभी ऐसा नहीं होता कि उसने इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर कर लिया हो आसमान की जानिब, अब वो आसमान की तरफ गई हो तो वापिस ही ना आई हो, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, कोई भी चीज आप ऊपर से नीचे फेंकोगे या आप ऊपर उछालोगे भी ना, तो वो पलट के कहाँ आएगी? नीचे ही आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जमीन खींच रही है उसको। जमीन के अंदर अल्लाह ने एक ऐसी फोर्स रखी है, एक ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स को अपनी जानिब अट्रैक्ट करती है, खींचती है। ठीक है बेटा, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट कर रही है ना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी बुनियाद पे अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपनी जानिब अट्रैक्ट करती है, खींचती है बेटा, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाती है, या ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी कहते हैं। ये वर्ड भी यूज करते हैं इसके लिए, ग्रेविटी भी कहते हैं और यूं भी बोलते हैं बेटा इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अगर मैं ग्रेविटी बोलूं या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलूं एक ही बात है। ठीक है, सबको समझ में आ गई? बचपन से सुनते आए ये चीज। इसको उर्दू में कशिश सकल भी कहा जाता है, जमीन की कशिश। ठीक है, ये बात हो गई। अब मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होगा? किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंका, नीचे आएगा वो, उसकी मूवमेंट होगी ग्रेविटी की वजह से, दैट्स व्हाई उस मोशन को बोलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। लेकिन एक चीज यहां पर बताता चलूं बेटा, ये बताइए कि एक ऑब्जेक्ट में हवा में उछालता हूं, वो एक पॉइंट तक जाएगा और फिर वहां से नीचे आएगा। ये ऑब्जेक्ट था कोई, यहां से मैंने उसको उछाला, ये एक पॉइंट तक गया और फिर नीचे आया फौरन। सही है? ऐसे ही होगा ना, एक बॉल आप उछालेंगे, वो थोड़ा सा जाके रुकती है और फिर नीचे आती है फौरन, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी अप्लाई हो रही है। सही है? तो अब मुझे ये बताओ कि जब बॉडी ऊपर जा रही है, मैं उसको फेंक रहा हूं, तो क्या वो ऊपर जाते हुए अपनी वेलोसिटी चेंज करेगी? मिसाल के तौर पर मैंने 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से उसको ऊपर थ्रो किया है बेटा, तो क्या वो ऊपर पहुंचते पहुंचते अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगी? अपर डायरेक्शन के अंदर बात कर रहा हूं अभी मैं, वेलोसिटी चेंज करेगी? अच्छा, वेलोसिटी चेंज करने का मतलब ये है या तो कम करेगी या ज्यादा करेगी। तो मुझे बताओ, ऊपर जाते हुए बॉडी की वेलोसिटी कम होगी ज्यादा होगी? इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? कम होगी बेटा। जब नीचे से ऊपर कोई बॉडी जाती है ना, मैं बॉडी को चाह रहा हूं कि वो ऊपर जाए, लेकिन ग्रेविटी उसको पकड़ के खींच रही है कि वो नीचे आए। अब मैं चाह रहा हूं ऊपर जाए, ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है वो नीचे खींच रही है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो स्ट्रांग होने लगी, वो जो है ना वो कम होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी, क्योंकि पीछे से ग्रेविटी खींच रही है कि तुम नीचे आओ। मैं कह रहा हूं ऊपर जाओ, वो कह रही है नीचे आओ। ठीक है, तो अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां जाके बॉडी थोड़ी देर रुकेगी फिर नीचे आएगी। बेटा रुकना इस बात की दलील है, रुकती बॉडी जब है कि जब उस पर ब्रेक लगाए, जब उसकी स्पीड कम होने लगे, जब उसकी वेलोसिटी कम होने लगे। तो ऊपर जाते हुए क्योंकि ग्रेविटी एक्ट हो रही है, ग्रेविटी इस पर एक्ट कर रही है, तो ऊपर जाते हुए बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी। और बेटा मैक्सिमम पॉइंट पर, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि बॉडी ऊपर जाकर माइक्रो सेकंड्स के लिए रुकती है और फिर फौरन नीचे आती है। ठीक है, अब ऊपर जाते हुए तो वेलोसिटी कम हो रही थी,
क्योंकि ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। कंसेप्ट बनाइएगा अपना। ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी क्या कह रही है, नीचे आओ। हम कह रहे हैं हम ऊपर जाएंगे, तो हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए मैथ्स में माइनस का साइन आता है, और माइनस का मतलब होता है डिक्रीज हो जाना, कम हो जाना। दैट्स वाई ऊपर जाते हुए बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी बेटा, कम होगी। ठीक है। और जब बॉडी ओ पॉइंट पर या जो भी पॉइंट है उस पर रुककर जब नीचे आएगी, नीचे आते हुए बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, बॉडी जब नीचे आ रही है तो वो ग्रेविटी को सपोर्ट कर रही है। ग्रेविटी बोल रही है नीचे आओ, बॉडी भी नीचे आ रही है। तो बेटा सेम सेम वो प्रोसेस हो रहा है। ठीक है। ग्रेविटी भी बोल रही है नीचे आओ, बॉडी भी नीचे आ रही है, तो ग्रेविटी उसको सपोर्ट करेगी। जब सपोर्ट करेगी तो उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। दैट्स वाई जब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं ना, तो वो स्लो जाता है बनिस्बत इसके जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा हो। नीचे आते हुए ऑब्जेक्ट तेज आता है, नीचे आते हुए उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये बात याद रखोगे। ऊपर जाते हुए अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करने की वजह से बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और नीचे आते हुए वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ये छोटे छोटे पॉइंट है, अपने कॉपी के टॉप पर लिख लिया करो। मेरी भी आदत थी, जब मैं सुनता था ऐसे पॉइंट तो मैं लिख लिया करता था। सही है, ये बात क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी चेंज हो रही है, ऊपर जाते हुए कम हो रही है, नीचे आते हुए बढ़ रही है, तो वेलोसिटी का चेंज क्या कहलाता है, वेलोसिटी का चेंज क्या कहलाता है, जब वेलोसिटी में चेंज आता है टाइम के लिहाज से। यस, एक्सेलरेशन। तो क्या बेटा यहां पर एक्सेलरेशन पाई जाएगी, क्या यहां पर एक्सेलरेशन पाई जाएगी? यस, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन पाई जाएगी। अब क्योंकि ये वेलोसिटी किसी आम वजह से चेंज नहीं हो रही, ये वेलोसिटी चेंज हो रही है ग्रेविटी की वजह से। दैट्स वाई इस एक्सेलरेशन को आम एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे, बल्कि इस एक्सेलरेशन को कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो सुनने वाला सुनकर समझ जाएगा कि जी ये जो एक्सेलरेशन है ये ग्रेविटी की वजह से चेंज हो रही है, और बॉडी या तो अप जा रही है या डाउन जा रही है। ये नाम है इसका। और दूसरा नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दो नाम हैं उस एक्सेलरेशन के कि जो ग्रेविटी की वजह से हो रही हो। सही है। और बेटा ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, इसको हम जी से डिनोट करते हैं। इट इज, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कहीं भी चले जाएं जी की वैल्यू यही होगी। इट इज डिनोटेड बाय जी, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। और बेटा स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखना। ठीक है, कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल में यूज करनी होगी। और कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इसको 10 भी लिख सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 करीब करीब है ना, तो राउंड ऑफ करके 10 भी लेते हैं, और कभी 9.8। कभी न्यूमेरिकल में आपसे कह दिया जाएगा 10 लो, तो फिर आपने 10 ही लेना है। सही है, ये वैल्यू आप याद रखेंगे। बताएं, बात समझ में आई? ये मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया हमारा। सही, 9.8 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। 10 क्यों ले रहे हैं बेटा? कैलकुलेशन इजी होती है इससे। देख लो इसको, और उसमें कोई सवाल है तो बता दो मुझे इस टॉपिक में।
नो क्वेश्चन? ओके बेटा, तो आज हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की, मोशन अंडर ग्रेविटी सीखा। अब मैं आपको न्यूमेरिकल्स की तरफ लेकर चलूंगा। न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ टिप्स आज मैं लिखवा रहा हूँ, फिर हम बाद में उसके न्यूमेरिकल करेंगे। वो टिप्स आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? न्यूमेरिकल्स के लिए बेटा फॉर्मूलाई पहले याद होने चाहिए आपको, ठीक है? अब फॉर्मूलाई कौन कौन से? सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूला आपको मैं लिखवाने लगा हूं। पहला फॉर्मूला जो आपने याद रखना है वो ये है, S इक्वल टू V अपॉन टी, ठीक है? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, उल्टा लिख दिया। S इक्वल टू वी टी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? S डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है, V स्पीड या वेलोसिटी होता है, और T टाइम होता है। यानी इसमें अगर कोई दो चीजें पता हो तो तीसरी चीज आप निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला आपने याद रखना है। ये बेटा कब यूज होगा? आपको तो मैंने अभी जो इक्वेशन ऑफ मोशन याद करवाई है उसके अंदर Vf और Vi आ रहा होता है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। जब इनिशियल और फाइनल वाला मामला होगा तो आप वो यूज करेंगे। लेकिन जब आपको सिर्फ एक वैल्यू दी जा रही है कि भाई ये स्पीड है इस बॉडी की, ये वेलोसिटी है इस बॉडी की, तो फिर एक वैल्यू के वक्त आप ये वाला यूज करेंगे, ठीक है? पहली चीज हो गई। दूसरा आपने जो याद रखना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इक्वल टू Vi प्लस AT। इसी तरह फिर थर्ड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये अपने पास नोट करो, ये चीजें अगर साथ साथ नोट कर सकते हो तो साथ साथ नोट करो। ये फॉर्मूले आपने याद करने हैं, और अब आपके पास जब कॉपी में एक जगह लिखे हुए होंगे तो आपको फिर न्यूमेरिकल्स की तैयारी करने में आसानी होगी पेपर के वक्त। स्क्रीनशॉट लेके क्या करोगी बेटा, बाद में लिखोगी कॉपी में? टू ए एस इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। हाँ बाद में लिख लेना कॉपी में, कॉपी में लिखना जरूर। मैं यही कह रहा होता हूँ, साथ साथ लिख सकते हो तो लिख लो, वरना मेरा मशवरा ये होता है, मैं प्रायोरिटी इस चीज को देता हूँ कि बाद में लिखो उसको, ठीक है? किसी तरह। चलो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा, और ये एस इक्वल टू वी टी फॉर्मूला। बेटा मजीद फॉर्मूला, अब गौर से देखना कि मैं करने क्या लगा हूं। पांचवा, छठा और सातवां, ये सात फॉर्मूले हैं। अब ये तीन बाकी फॉर्मूले कौन से हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को चेंज करके एक फॉर्मूला बना रहा हूं। ये वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है। मैं यहां लिख रहा हूं वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। क्या किया मैंने, ए टी था फॉर्मूले में, मैंने जी लिख दिया यहां पे। बेटा ये जो तीन इक्वेशन है, जो फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 3 और फॉर्मूला नंबर 4 है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन लीनियर मोशन के लिए। समझ रहे मेरी बात को? अभी हमने ग्रेविटी पढ़ी है, तो ग्रेविटी में यही वाली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होती है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके, थोड़ी सी चेंजिंग करके। अब क्या चेंजिंग करके? आपको पता है कि जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं, तो ग्रेविटी की जब हम बात कर रहे होते हैं, ग्रेविटेशनल मोशन की बात कर रहे होते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी की, तो वहां पर एक्सीलरेशन नहीं होती, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होती है। दैट्स वाई एक ही जगह क्या आ जाएगा, जी। मैं कंपेयर करवा रहा हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इसी तरह ये फॉर्मूला कैसे चेंज होगा बेटा, जब लीनियर मोशन की बात होती है तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको हम एस से कवर कर रहे होते हैं, एस से डिनोट कर रहे होते हैं। लेकिन यहां पर बात होगी, जब ग्रेविटी की बात आएगी तो हाइट कवर होगी, तो इसलिए एस नहीं लिखेंगे, फिर हाइट एच लिखेंगे, इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ, और ए नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, जी, जी टी स्क्वायर। सही है। इसी तरह यहां पर क्या होगा, ये 2as था, अब क्या हो जाएगा, ये 2a की जगह g, s की जगह h, इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूलाई की बात हो गई। आई होप ये आपके दिल में उतर गए होंगे फॉर्मूले, मेरे ख्याल में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, फिर भी है तो पूछ लें।
सही है। अब इन तमाम चीजों के नाम आपको पता होने चाहिए और यूनिट पता होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में मैं हमेशा जोर देता हूँ यूनिट के ऊपर। बेटा यूनिट गलत लिखोगे नंबर कटेंगे। सही है। एस क्या है आपके पास? एस आपके पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट आपने यूज करनी है वो मीटर होगी। मैं यहां पर लिखता जा रहा हूं, एम फॉर मीटर, एम फॉर मीटर। वी क्या है? वी स्पीड या वेलोसिटी है। स्पीड या वेलोसिटी है। और स्पीड या वेलोसिटी की जो यूनिट है वो आप जानते हैं मीटर पर सेकेंड होती है। मीटर पर सेकेंड। टी आपके पास टाइम है। टी आपके पास टाइम है और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। SEC भी लिखते हैं और खाली एस भी लिख सकते हो बेटा। सही है। इसी तरह आपके पास VI जो है, जानते हो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। बेटा वो वेलोसिटी जब बॉडी मूव करना स्टार्ट करे तो स्टार्ट में जो वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी, इसकी यूनिट भी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और बेटा एक और वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी, उसको VF से डिनोट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी जो कुछ वक्त के बाद हो बॉडी की या आखिर में हो। फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास ए है। ए क्या है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की यूनिट मैंने आपको उसी वक्त बता दी थी जब मैं आपको डेफिनेशंस पढ़ा रहा था। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या रह गया? बाकी तो तमाम चीजें पता है आपको। एच हाइट है बेटा, एच हाइट है। और हाइट की जो यूनिट है वो भी आप मीटर में लेंगे। इसी तरह जो जी है, जी आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, डन हो गई बात। अब ये टिप्स आपने याद रखनी है, ये फॉर्मूला याद रखने हैं। यहां तक कोई सवाल तो नहीं है? मैं यहीं पर एंड करूंगा, फिर हम 2:30 पर इंशाल्लाह मैथ्स की क्लास ज्वाइन करेंगे। इसकी जो कुछ टिप्स है बेटा वो फिर मैं आपको कल की क्लास में बता के और न्यूमेरिकल्स इसके स्टार्ट कर दूंगा मैं। बताओ आज का लेक्चर समझ में आया? कोई चीज मसला तो नहीं कर रही? इजी है? हाँ बेटा, चैप्टर नंबर 3 के नोट्स मेरे पास आए नहीं थे, जैसे ही आते हैं फिर मैं आपको गाइड करता हूँ कि कौन से करने हैं उसमें। ठीक है, मैंने देखे तो वो चैप्टर 3 लिखा हुआ था लेकिन वो स्केलर वेक्टर था, वो काइनामेटिक्स नहीं था। तो वो जैसे ही आते हैं मैं आपको फिर सेंड करता हूँ। ओके बच्चों, 2:30 पे मिल रहे हैं हम इंशाल्लाह दोबारा मैथमेटिक्स की क्लास के साथ। थैंक यू।